हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर जो है लगातार फैक्ट चेक की क्लास चलती है, जिसमें हम जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है उसके बारे में फैक्ट एंड फिगर लेकर आते हैं और उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो आज का आपने देखा भी होगा थंबनेल पर कि जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है इमरजेंसी से। ठीक है, तो इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ने से पहले जो है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में कि क्या कौन कौन सी इमरजेंसी का प्रावधान है और इमरजेंसी जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो लाइमलाइट रहती है वो रहती है 1975 से लेकर 77 तक जो इमरजेंसी चली थी इंदिरा गांधी के टाइम में, वो इमरजेंसी बहुत लाइमलाइट रहती है। मगर हम यहाँ पर सब सारी जितनी भी इमरजेंसी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है इंडिया में वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इमरजेंसी के बारे में। तो इमरजेंसी जो है हमारे संविधान के पार्ट 18 यानी कि भाग 18 में इसका प्रावधान है और इसके आर्टिकल जो है नेशनल इमरजेंसी जो है वो 352 में है। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं वो आपका 356 में है और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि 360 में है। अब समझते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आती है। अब इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी की जो लगती है, क्या कंडीशंस होती हैं उसकी। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है वार। तो इसमें 3 कंडीशन आती हैं। पहली है वार, दूसरी है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरी है आर्म्ड रेबेलियन। और ये जो आर्म्ड रेबेलियन है ये इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है इसको ऐड करा गया है। और इससे पहले क्या था, तो इससे पहले जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इसको ख़त्म कर दिया गया है 44 अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, अब वार में क्या होता है कि वार में ये होता है कि जब 2 कंट्रीज़ आपस में डिक्लेरेशन कर देती हैं, ठीक है, तो यानी कि फॉर्मल डिक्लेरेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वार। और एक्सटर्नल एग्रीशन और वार में क्या फ़र्क है इसको समझते हैं। तो एक्सटर्नल एग्रीशन ये होता है कि जब जो है दोनों कंट्री ने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया होता है, 2 कंट्री हैं उन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया वार का, मगर एक कंट्री ने है जो दूसरी पे जो है वो अटैक कर दिया है, तो उस कंडीशन में जो है वो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इंडिया में कितनी बार लगी है अभी तक। तो नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम 3 टाइम्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है वो आपका 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। अब समझते हैं कब कब लगी है। तो फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी कि पहली इमरजेंसी कब लगी थी, तो पहली इमरजेंसी जो थी वो चाइना अटैक ऑन इंडिया 1962, यानी कि जब 1962 में जब चाइना ने अटैक करा था इंडिया पर, उस टाइम लगी थी पहली इमरजेंसी। अब चाइना ने तो 1962 में वार करा मतलब अटैक करा था, और उसके बाद मगर जो ये इमरजेंसी चली थी वो 1962 से लेकर 1968 तक चली थी। ठीक है, तो ये अनाउंस कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। तो प्रेसिडेंट अनाउंस ऑन बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। तो जो इसका ग्राउंड था इमरजेंसी का वो क्या था, एक्सटर्नल एग्रेशन था जो। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो गए थे और इंक्लूडेड 21 एंड 22। देखिए इमरजेंसी जब लगती है तो उसमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के अंदर सस्पेंडेड हो जाते हैं, मगर यहाँ पर क्या हुआ था 21 22 सस्पेंड नहीं होता है अब जो है वर्तमान में, मगर उस टाइम जो था 21 22 भी सस्पेंड हो गया था। अब इसके अंदर जो है 1962 के बाद जो है 65 में पाकिस्तान और इंडिया का भी वार हुआ था, मगर उस टाइम तक ये इमरजेंसी पहली इमरजेंसी चल रही थी और ये 68 में ख़त्म हुई थी। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था, तो ये हम अगली वीडियो में समझेंगे ताशकंद समझौते को। फिर आता है आपका सेकंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि दूसरी बार इमरजेंसी कब लगी थी, तो पाकिस्तान ने अटैक करा था इंडिया पर और 3 दिसंबर 1971, यानी कि 3 दिसंबर 1971 में जो है ये अटैक करा था और इसी टाइम जो है वो सेकेंड इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई थी। उसके बाद थर्ड इमरजेंसी यानी कि थर्ड प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, अभी तक जो है इंडिया में 3 बार इमरजेंसी जो है लागू करी गई है। अब थर्ड जो इमरजेंसी है हमारी कब प्रोक्लेम हुई हम इसको समझते हैं, और ये बहुत लाइमलाइट रहता है। अक्सर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है इस इमरजेंसी की बात करती हैं, तो ऐसा क्या था क्या हुआ हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट अनाउंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के हिसाब से जो है ग्राउंड पर जो है इस इमरजेंसी को जो है लागू करा गया था। अब ये आप सभी जानते हैं कि 44 अमेंडमेंट से जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है इंटरनल डिस्टर्बेंस को। अब हुआ क्या था, अब उसको हम समझते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो था फाउंड इंदिरा गांधी गिल्टी एज करप्ट प्रैक्टिसेस। इंदिरा गांधी जी को जो है कुछ प्रैक्टिसेस में करप्ट पाया था और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था ऑन पब्लिक ऑफिस एंड ऑर्डर दैट कैन नॉट एज्यूम एनी पब्लिक ऑफिस फॉर 6 ईयर, यानी कि उनको जो था डिस्क्वालीफाई कर दिया था अपने ऑफिस से और 6 साल के लिए उनको जो है वो प्रतिबंध कर दिया था कि वो कोई सा भी जो ऑफिस को है वो उसको एज्यूम नहीं कर सकती हैं।
तब इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, तो इंदिरा गांधी जी ने अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट में। इंदिरा गांधी जी अपील सुप्रीम कोर्ट बट SC ऑन वेकेशन, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी मगर सुप्रीम कोर्ट जो था वेकेशन पे था। तब उसके बाद क्या होता है, अपोजिशन के जो लीडर होते हैं उन्होंने जो था इसकी मांग करी कि इंदिरा गांधी जी जो है रिज़ाइन करें। तब उन्होंने क्या करा, देन आफ्टर ऑन 25 जून 1975 यानी कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, एक लेटर भेजा, मिस्टर प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। तो इंदिरा गांधी जी ने जो था एक लेटर भेजा मिस्टर प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने जो है वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने जो है वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कंसर्न से नहीं, ये अपनी उन्होंने सेल्फ कंसर्न से ये लेटर भेजा था और इसको इमरजेंसी को प्रोक्लेम करवाया था। इसके रिजल्ट क्या क्या हुए थे इमरजेंसी के, तो इस इमरजेंसी के रिजल्ट ये हुए थे आपके कि कर्टेल द फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर दिया गया था। अरेस्ट द ओपोनेंट लीडर्स, जितने भी आपके यहाँ पर अपोनेंट लीडर्स थे उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया था। रिमूव स्लम प्रोग्राम, अच्छा कुछ प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाए गए थे, जैसे कि स्लम यानी कि जो झोपड़ी वगैरह होती हैं उसको हटाने का प्रोग्राम चलाया गया था, और एक फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चलाया गया था। और फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में इनको टारगेट सेट भी करे गए थे कि आपको इतनी फैमिली प्लानिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सेंसर द प्रेस, यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता था उस पर भी जो है अंकुश लगा दिया गया था। अब ये इमरजेंसी कब ख़त्म होती है, तो ये इमरजेंसी जो है 23 मार्च 1977, ठीक है, 23 मार्च 1977 में जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है। अब ये हमने समझा अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगी है इंडिया में, ठीक है, हमने तीनों के बारे में समझ लिया है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसका पार्ट 2 होगा, हम उसमें जो है जो ये वाली इमरजेंसी है 1975 से लेकर 77 तक चली थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होती है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल लेकर आएंगे सेकंड पार्ट में इसके। फिलहाल हम इमरजेंसी के बारे में, कौन कौन सी इमरजेंसी होती है, कौन कौन सी इमरजेंसी का प्रावधान है हमारे संविधान में, हम उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से समझते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी ये क्या है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए, हाउ टू अप्रूव इमरजेंसी, तो इमरजेंसी को है कैसे अप्रूव करा जाता है, अब इसको हम समझते हैं। तो ये 44 अमेंडमेंट के बाद जो है उसका प्रावधान है कैसे लगती है इमरजेंसी। तो कैबिनेट यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर प्लस PM यानी प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट के अंदर कौन कौन आता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों की कंसर्न पर जो है प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजा जाता है कि हमें जो है इमरजेंसी लागू करनी है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इफ़ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई देन डिक्लेयर इमरजेंसी, आफ्टर द फर्दर अप्रूवल इट गोज टू पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर जो है लगनी चाहिए इमरजेंसी, तब जो है वो क्या करते हैं, इसको अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट चली जाती है। अब पार्लियामेंट में आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट की क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर दोनों हाउसेज में जाने के बाद क्या होता है, दोनों हाउस में 50% कम से कम इसको अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। दोनों हाउस में से मिलाकर कम से कम 50% जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए कि हाँ इमरजेंसी जो है वो लागू होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि 2/3 मेंबर्स जो हैं इसके उसमें प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए, यानी कि 2/3 मेंबर जो है एट वोटिंग के टाइम पर जो है वो प्रेजेंट रहने चाहिए, ठीक है, तब जो है इसको लागू करा जा सकता है। अब अगर ये दोनों हाउस से अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद जो है 6 माह तक लगती है, 6 महीने तक। ये देखिए, इफ़ बोथ हाउसेज अप्रूव देन इफ इट्स इफेक्ट ऑन 6 मंथ, यानी कि अगर ये अप्रूव हो जाती है तो 6 महीने तक लागू रहती है। और एक्चुअली इसका जो मतलब जो लगती है ये नेशनल इमरजेंसी, इसका कोई टाइम नहीं होता है, कितने पीरियड तक भी लग सकती है ये, जब तक देश में हालात हैं इमरजेंसी के तब तक लग सकती है। मगर क्या होता है, पहले लग सकती थी, अब क्या होता है, अब 44 अमेंडमेंट के बाद जो है इसको हर 6 महीने में अगर इमरजेंसी आपको कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू रन करनी है, तो इस प्रोसेस से, ठीक है, आप कैबिनेट मिनिस्टर से अपना प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट अप्रूवल करेंगे, प्रेसिडेंट अप्रूवल के बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ से पास होने के बाद फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड होगा। तो ठीक है, तो हर 6 महीने के बाद जो है इस प्रक्रिया को चलाना पड़ेगा अगर इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब हम समझते हैं इमरजेंसी एंड फंडामेंटल राइट। इमरजेंसी में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको जो डिक्लेयर करा गया है वो 358 और 359 में मेंशन करा गया है। तो 358 क्या कहता है, आर्टिकल 19 जो है सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली एज इमरजेंसी डिक्लेयर, यानी कि जैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं तो आर्टिकल 19 जो है हमारा वो बिल्कुल सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन के बाद एकदम। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो 6 प्रकार की हमारी जो है वो स्वतंत्रता की बात करी गई है आर्टिकल 19 में, तो ये हमारा एकदम सस्पेंड हो जाएगा।
और जो 12 से 35 जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सस्पेंड हो जाएंगे अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। मगर उसमें भी जो हमारा 20 और 21, ये बहुत एग्जाम में भी पूछता है हमसे अक्सर कि कौन सा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता है, तो 20 और 21 ये जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी जो कि हमारे आर्टिकल 356 में मेंशन है। इसके क्या क्या कंडीशन होती हैं, हम पहले समझते हैं कौन कौन से ग्राउंड होते हैं इसको लगने के। तो स्टेट इमरजेंसी लगने के जो बेसिस हैं, जो ग्राउंड हैं, वो 3 तरह के होते हैं। पहला, इफ़ स्टेट नॉट वेल गवर्न, यानी कि अगर जो है स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और ये किसने करा है इन्फॉर्म, ये प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं गवर्नर। अगर गवर्नर ने कह दिया कि प्रेसिडेंट साहब से कि जो हमारा स्टेट है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर रहा है, तो पहला बेसिस यही हो गया। और दूसरा बेसिस होता है कि इफ़ प्रेसिडेंट एनालाइज दैट स्टेट नॉट गवर्न, यानी कि अगर प्रेसिडेंट सेल्फ, यानी कि खुद से ही जो है उसको एनालाइज करें कि ये वाला स्टेट जो है वो सही से गवर्न नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है प्रेसिडेंट को पावर है स्टेट इमरजेंसी को अप्लाई करने की। तीसरा आता है इफ़ स्टेट डिसोबे द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, यानी कि अगर आपका स्टेट जो है वो डिसोबे कर रहा है डायरेक्शन ऑफ सेंटर, सेंटर के डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, उस कंडीशन में भी जो है वो स्टेट की इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, अभी आपने हाल फिलहाल में भी देखा होगा महाराष्ट्र में भी जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगी थी, सरकार जब बदली थी। ठीक है, तो ये चलता रहता है। बहरहाल, अब इसमें जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, तो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है वो 3 साल तक होती है। ठीक है, और इसका भी वही प्रोसेस है कि हर 6 महीने में जो है इसको अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट, यानी कि पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जो है इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराएंगे, उसके बाद ही 6 महीने के बाद ये एक्सटेंड होती रहेगी। और मैक्सिमम टाइम क्या है, 3 महीने तक है। मगर एक इसका एक्सेप्शन भी है, पंजाब राज्य। पंजाब में जो है वो 5 साल के लिए लगाई गई थी, हालांकि इसका टाइम पीरियड कितना है, 3 साल, मगर पंजाब में जो है एकमात्र पंजाब ऐसा है जहाँ पर ये 5 साल के लिए भी लगी थी। और पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट ये पंजाब ही है जहाँ पर कि ये आपका स्टेट इमरजेंसी लगी थी। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ता है फंडामेंटल राइट पर, तो ये भी समझते हैं। फंडामेंटल राइट नॉट अफेक्टेड, यानी कि अगर आपका स्टेट इमरजेंसी है तो वहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे फंडामेंटल राइट ऐसे ही रहते हैं। और अभी तक जो यूपी में लगी है तो सबसे ज़्यादा यूपी में लगी है, यूपी में 10 टाइम लगी है, यानी कि 10 बार यूपी में अभी तक आपका राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं हम, वो लग चुका है। ठीक है, स्टेट आपका लग चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका स्टेट इमरजेंसी के बाद हम बात, अच्छा एक चीज़ और है कि 2 राज्य ऐसे भी हैं अभी तक, जितने भी हमारे स्टेट हैं, हर स्टेट में जो है स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है, मगर 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नहीं लगी है। तो उसकी एक ट्रिक है छत, यानी कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक जो है स्टेट इमरजेंसी लागू नहीं हुई है, नहीं लगी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ये चीज़ें आती हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो जनरल व्यूज़ में भी आपको जो है इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है हमारा आर्टिकल 360 के अंदर आती है, और ये अभी तक जो है इंडिया में लगी भी नहीं है और उन्हें लगनी भी नहीं चाहिए। खैर, बाकी ये कब लगती है तो हम इसकी बात करते हैं। ये जब लगती है जब फाइनेंशियल क्राइसिस एक आते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा श्रीलंका का, तो श्रीलंका में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ठीक है, तो हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने सारी इमरजेंसी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उम्मीद है आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक है, बाकी जो हमारा जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम जो है इस नेशनल इमरजेंसी जो कि तीसरी वाली इमरजेंसी थी, थर्ड इमरजेंसी, जो कि 1975 से लेकर 1977 तक चली थी। ठीक है, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से हम फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, देखिए ये मैं 5-10 मिनट की हमारी जो है वो डिस्कशन होता है, और मगर ये अब थोड़ा 10-12 मिनट का भी हो जाता है जब लगता है कि हाँ हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारे फैक्ट्स को लेकर आता हूँ और उम्मीद है कि आप भी अच्छे से समझते होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच।